आप सभी प्रेस और मीडिया के बंधुओं का मैं सांसद जी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी मीडिया प्रकोष्ठ की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे उदयपुर सांसद श्री अर्जुन लाल जी मीणा साहब भारतीय जनता पार्टी संगठन की ओर से 6 अप्रैल स्थापना दिवस से लेकर 14 तारीख तक एक सप्ताह चला रही है, जिसमें केंद्र की नीतियों को, केंद्र की योजनाओं को और संगठन की योजनाओं को नीचे के स्तर तक पहुंचाने का कार्य सांसदों द्वारा किया जा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में सांसदों को भेजकर वहां से फीडबैक लेना और वहां की जानकारी देना और योजनाओं को वहां तक नीचे तक स्तर पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को किस तरह से मार्गदर्शन करना है वो सांसद के द्वारा किया जा रहा है। इसी निमित्त आज की ये बैठक हुई है। मैं इस बैठक में आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हम सांसद जी श्री अर्जुन लाल जी मीणा से निवेदन करता हूँ कि अपने विचार रखें। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधु यहाँ मेरे एक छोटे से निमंत्रण पर आप सभी महानुभाव पधारे, इसके लिए मैं मेरी तरफ से और पूरी संसदीय क्षेत्र की जनता की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ये पहली बार मेरे सांसद बनने के बाद मैंने पहली बार आप सबको यहाँ निमंत्रण बाय टेलीफोनिक दिया, तो शॉर्ट नोटिस पे भी आप सभी यहाँ पधारे, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। विशेष करके हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो 6 अप्रैल 1980 को स्थापना हुई थी और तब से अब तक पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती तक का जन्मदिवस तक का सशक्तिकरण गरीब उत्थान कार्यक्रम को लेकर देश भर में अभियान चलाएगी। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी नेतृत्व में देश की राजनीति में केंद्रीय स्थान बना लिया है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी आज अपने सिद्धांत एवं मूल्यों के साथ देश के 16 राज्यों में शासन में है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी द्वारा 6 कार्यक्रम को देश भर में बूथ स्तर पर मनाने का तय किया है, उसी का ये आज हिस्सा है। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में हम सभी सांसदों को शक्ति केंद्र का सम्मेलन करना है। हर शक्ति केंद्र पर कार्यकर्ता सम्मेलन करना, सादगी का अवश्य ध्यान रखें और पार्टी का विचारों के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां 3 साल की रही है, प्रधानमंत्री जनधन से लेकर प्रधानमंत्री बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ऐसी 52 अनेकों योजना है और उन सभी योजनाओं को बूथ स्तर तक ले जाने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों को निर्देशित किया है। और आज मैंने उसका एक हिस्सा था कि अपने क्षेत्र में, अपने संसदीय क्षेत्र में एक प्रेस वार्ता कर सभी बंधुओं को बुलाकर सरकार की बात को नीचे तक पहुंचाना और साथ ही साथ एक अन्य जो संगठन निर्धारित करता है, दूसरे संसदीय क्षेत्र में जाके संसद को वहाँ रात रुकना और रात रुक के दूसरे दिन 3 सम्मेलन करना। जो बुद्धिजीवी और प्रतिष्ठित सीए हैं, वकील हैं, उनके साथ वार्ता करना, व्यापारियों के साथ भीम ऐप और केस का लेन देन के बारे में, भीम ऐप और केस के लेन देन के बारे में, डिजिटल के बारे में बताना और उसके साथ ही साथ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं, जो भारतीय जनता पार्टी के 6 बड़े मोर्चे हैं, भारतीय जनता पार्टी जनजाति मोर्चा, जाति मोर्चा, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, और ये इस तरह के 6 मोर्चों को साथ बैठकर और मंडल से लेके महामंत्री से लेके पदाधिकारियों तक की बैठक कर सम्मेलन करना, ये निर्धारित किया गया है। तो मैं आज आपके यहाँ अपनी ये जो प्रेस वार्ता समाप्त होने के बाद मैं बांसवाड़ा निकलूँगा और हमारे यहाँ भी दूसरे सांसद जो दौसा के सांसद है हरीश जी मीणा, वो हमारे यहाँ आएंगे। पीछे इस कार्यक्रम के पीछे सभी सांसदों की
ड्यूटी कहाँ कहाँ लगी है वो भी है इसमें। मैं एक एक कॉपी सबको सभी आप लोगों को मैं दे दूँगा। विशेष करके आप सबने देखा होगा कि 26 मई 2014 जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने देश में प्रधानमंत्री के रूप में जब शपथ ली थी, तो उन्होंने पहले दिन ही पहले कैबिनेट के बैठक में ही उन्होंने एसआईटी का गठन किया था। ये जो अपना जब पहले इससे पहले जब यूपीए की सरकार थी और यूपीए की सरकार के टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने और केग ने निर्देशित किया था सरकार को कि आप एक एसआईटी का गठन करें, लेकिन मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने लगातार 10 साल प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने एसआईटी का गठन नहीं किया। और एसआईटी काले धन को रोकने के लिए बना हुआ एक एसआईटी है, जिसको भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का, भ्रष्टाचार को कम करने का ये उसमें प्रावधान। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 27 मई को ही पहली कैबिनेट में एसआईटी का गठन करके देश को ये दिखा दिया था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के बाहर विदेशों में बहुत भ्रमण किया। कई विपक्ष लोगों ने इसके बारे में कहा कि बार बार प्रधानमंत्री बाहर जा रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा अन्य राज्यों में जाने के बाद हमारे देश में पहली बार एक साथ कर व्यवस्था जीएसटी लागू किया। उन्होंने अनेकों देशों में, यूएसए, अफ्रीका के देशों में, अमेरिका के देशों में, अन्य देशों में जाके अन्य देशों के कर प्रणाली के बारे में स्टडी करी, जानकारी ली, और हमारे देश में जीएसटी 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। और ये जीएसटी से बहुत सारी चीज़ें सस्ती हो जाएगी। जैसे आपके अखबारों के माध्यम से भी पिछले 1 महीने से 5-7 दिन से या समय समय पे जीएसटी के बारे में चर्चा होती रही, आप सब लोग जानते हैं। तो जीएसटी इस देश में एक जैसी कर प्रणाली लागू की है, और इसमें जो उत्पादक राज्य हैं और जो उपभोक्ता वाले राज्य हैं, अगर किसी राज्य को उस कर प्रणाली से अगर नुकसान होता है तो उसकी भरपाई सेंटर करेगी, केंद्र सरकार उसकी भरपाई करेगी। ये भी प्रावधान भारत सरकार ने इन आने वाले 5 साल में, प्रथम 5 वर्ष में करने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। और इसके साथ ही साथ आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव हुए, और उसमें से 4 राज्यों में, और विशेष करके उत्तर प्रदेश जो हमारा देश का सबसे बड़ा राज्य है, 403 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें क्योंकि नोटबंदी जब 8 नवंबर को जब देश में नोटबंदी माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी और पूरे देश में 500 और 1000 रुपये की नोट जब बंदी की गई, तो एक वातावरण ऐसा बना हुआ था कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को या सरकारों को सबक सिखाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव का परिणाम, जिस तरह से माननीय मोदी जी ने जो कल्याणकारी योजनाएं चालू की देश में, प्रधानमंत्री जनधन खाता, सामान्य बात लगता है कि बैंक में खाता खोलना, लेकिन मात्र खाता खोलने से ही व्यक्ति का 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर साथ होता है। ये बहुत बड़ी बात है। 0 बैलेंस पे अकाउंट खुलना, पहले ज़माने में, इससे पहले जब बैंक में कोई अकाउंट खोलने जाता था तो 2 गारंटर को साथ लाना पड़ता था। मैं सरकारी नौकरी में 1992 में दिसंबर में मैं जब नौकरी में स्टैटिक्स में मैं एज ए कंप्यूटर की पोस्ट पे गया, तो मेरी जब खाता खोलने गया तो 2 सरकारी कर्मचारियों को भी साथ ले जाके HBBJ के ब्रांच में खेरवाड़ा, मैंने उनको ले जाके उनके साइन किए जब मेरा खाता खुला। तो उस ज़माने में खाता खोलना बहुत भारी बात थी। माननीय मोदी जी ने 0 बैलेंस पे आप खाता खोल सकते हैं और 40 दिन में आपको लेन देन करके खाते को एक्टिव करना है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा उसका 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर उसको दिया जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा बैंक प्रधानमंत्री जनधन खाता खोलने का कि यदि बैंक होल्डर्स, अकाउंट्स होल्डर जो खाता धारक है, उसके खाते में यदि पैसा नहीं भी है और किसी भी खाता धारक को
यदि 5,000 रुपये तक की आवश्यकता है तो बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा उस प्रधानमंत्री जनधन खाते के माध्यम से उसको दी जाती है। ये गरीबों के लिए बहुत बड़ी सुविधा है। ऐसे प्रधानमंत्री जी ने 29 अक्टूबर 2014 को एक पूरे देश में 12 रुपये का बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पूरे देश में एक साथ लागू किया। आप अपन सब लोग जानते हैं 12 रुपया साल का, यानी कि महीने का 1 रुपया बहुत छोटी रकम है, मतलब नहीं के बराबर। आदमी 2 बार चाय पिएगा 12 रुपया ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उस 12 रुपये के प्रीमियम के बदले 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर होता है। एक्सीडेंट में अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस पॉलिसी के माध्यम से उसको 2 लाख रुपये का भारत सरकार की तरफ से उसको क्लेम दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति खेती में काम करता हुआ अगर उसका डेथ हो जाती है, पेड़ से गिर गया, पाला गिरा रहा था, खेत में काम कर रहा था, उसको भी एक्सीडेंट माना गया है। यानी कि मतलब सबसे बड़ा कारण यह है कि एक्सीडेंट रोड पे चलने से या किसी वो एक्सीडेंट नहीं, खेत में काम करने वाले व्यक्ति भी अगर उसकी अचानक डेथ हो जाती है उसको एक्सीडेंट की परिभाषा में लिया गया है। ये सबसे बढ़िया मोदी जी का ये प्लान है। और 12 रुपये में, और 18 साल से लेकर 70 साल का कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी नागरिक, उसका दूसरा कोई भी उसने इंश्योरेंस प्लान ले रखा है, यदि अगर वो 12 रुपये वाला प्लान लेना चाहता है तो वो बैंक में जाके इंश्योरेंस कंपनी में जाके आवेदन करके उसको इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकता है। इसी तरह से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का भी उन्होंने एक पॉलिसी लाए हैं। उसमें अंतर ये है, एक तो उम्र का अंतर है कि उसमें 18 साल से 50 साल तक का उम्र है, और यदि कोई व्यक्ति सामान्य बीमारी, हार्ट अटैक से, किसी और बीमारी से भी अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको भी उसमें कवर किया गया है। लेकिन उम्र उसमें 50 साल तक की उम्र को उसको लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी एक योजना है अटल पेंशन योजना। ये अटल पेंशन योजना ये है कि जो हम लोग जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं, किसी संगठनित किसी भी औद्योगिक कंपनी में नहीं, जहाँ पेंशन मिलती हो वहाँ नहीं होकर प्राइवेट या किसी ऐसे क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं या निजी व्यापार करते हैं, तो कोई भी 18 साल का व्यक्ति 42 साल तक, यानी कि जो 18 साल का आज व्यक्ति है वो 42 साल तक अगर वो प्रीमियम देगा, मान लो मैं 18 साल का आज 18 साल का हूँ और 60 साल बाद मुझे 1,000 रुपये की पेंशन लेनी है, तो मैं 42 रुपये महीने की किस्त जमा कराकर 60 साल बाद 1,000 रुपये पेंशन का हकदार बन जाऊंगा। मुझे 42 साल तक 42 रुपये की प्रीमियम जमा करानी है। ये 60 पर ईयर, या मंथली नहीं मंथली, पर मंथ की ये किस्त है, जब जाके उसको 1,000 रुपये का उसको पेंशन मिलेगी। इसी तरह से वो 5,000 रुपये तक का उसकी अलग अलग स्लैब दी गई है। आप उसको स्लैब को देख के कोई आदमी अगर 2,000 पेंशन लेना चाहता है तो उसकी स्लैब उम्र के हिसाब से है। 18 साल उसकी सबसे कम उम्र है और 42 साल तक वो उसकी पेंशन का हकदार। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भी ये एक बहुत कारगर योजना है, और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का भी ये बेटी पढ़ाओ बेटी योजना बहुत अच्छी योजना है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना, जो लोग मेरे जैसे, जो मैं सांसद हूँ या जो लोग इनकम टैक्स पेड हैं, उन्होंने सब्सिडी छोड़ने के लिए बोला, उन्होंने सब्सिडी छोड़ दी, और जितना पैसा भारत सरकार में उसके सब्सिडी छोड़ने से पैसा इकट्ठा हुआ, उस पैसे के बदले गरीब लोगों को, गरीब महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में निःशुल्क कनेक्शन देने की योजना उन्होंने अपने देश में लागू करी। और इस फाइनेंशियल इस साल, एक साल में, अभी 1 जून को उनका 1 साल पूरा होगा, 2 करोड़ लोगों को निःशुल्क उज्ज्वला योजना में कनेक्शन पूरे देश में बांटे हैं।
सबसे ज़्यादा उज्ज्वला कनेक्शन यूपी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अभी थोड़े दिन पहले आंकड़ा आया था मुझे पूरा, लेकिन लगभग 1.5 करोड़ के आसपास यूपी में उज्ज्वला योजना में कनेक्ट, क्योंकि सबसे संसदीय क्षेत्र में कितने गैस के कनेक्शन मैंने मेरी स्वयं की भी गैस एजेंसी है सलूम्बर में, 1,08,000 लोगों के कनेक्शन मेरी एजेंसी पे आए हैं सलूम्बर में। मीनाक्षी गैस सर्विस सलूम्बर है, और पूरे संसदीय क्षेत्र में लगभग 60,000 के आसपास। मैंने पिछले दफे 55,000 का आंकड़ा मेरे पास आया था। अब तक अपने इस क्षेत्र में लगभग 60,000 के व्यक्तियों को, महिलाओं को उज्ज्वला योजना में कनेक्शन दे चुके हैं निःशुल्क। आप बता रहे थे कि सांसदों को अब एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा है, मतलब आप जाओगे बांसवाड़ा जी, तो यहाँ आएंगे 2 साल के सांसद जी। अगर वो यहाँ आएंगे ना आपके काम में तो कभी निकलेंगे, हाँ। तो आपकी शिकायत कर देगा। नहीं, शिकायत की कोई बात नहीं। अभी हमारे पास 2 साल और हैं। अभी ये इसको काम सुधारने का एक और हमको अवसर मिलेगा। आप में से भी कोई हमको कहेगा कि वहाँ ये काम नहीं हुआ है या इस काम की कमी है, शिकायत की कोई बात ही नहीं। नहीं, शिकायत की कोई बात नहीं है। ये तो हमारी कमी को उजागर करना है, जिसको हम सुधार सकते हैं। ये पखवाड़ा 6 तारीख से शुरू हुआ और अब जागृति 12 को आ रही है। जी, 6 तारीख से पखवाड़ा शुरू हुआ और 14 को समाप्त हो रहा है आपका पखवाड़ा जी। और आप 12 को इस पखवाड़े की शुरुआत करें तो कैसे काम होगा? नहीं, एक्चुअल में ये हम लोगों को, मैं शनिवार रविवार को यहाँ आया था, और मैं उस दिन मेरे स्वयं के गांव में मसारू की ओबरी में जाके मैंने कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को इकट्ठा करके जो हमको जो निर्देशित किया उसके बारे में बताया। और चावंड जो महावीर जयंती थी उस दिन, वहाँ लगभग 3 से 4 हज़ार लोग इकट्ठे थे सरकार की योजनाओं के बारे में और महावीर जयंती का संदेश। अब मैं बांसवाड़ा जाऊँगा। हाँ जी, वहाँ हम लोग पार्टी की जो स्थापना दिवस जो है उसमें हमारी ये जो पार्टी है 6 राज्यों में अभी हाल ही में चुनाव हुए, उसमें 5 राज्यों में जो चुनाव हुए और उसमें से हमारी जहाँ सरकार बनी उसके बारे में हम बताएंगे, और उसके अलावा हम जीएसटी के बारे में बताएंगे, और भारत सरकार की जो गरीब कल्याणकारी योजना है। हाँ, मीटिंग करेंगे हम। 3 सेशन लेंगे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की बैठक लेंगे, उसके बाद हम व्यापारियों की बैठक लेंगे, और तीसरे हम बुद्धिजीवी और सीए और वकीलों की हम बैठक लेंगे। आप बताओ कि अभी आपका संसदीय क्षेत्र है जी, जो प्रधानमंत्री ने काम किया उससे आप सेटिस्फाइड हैं? जितनी योजनाएं उदयपुर में पूरी तरह से लागू हुई है? मैं तो अपने आप को बहुत सेटिस्फाइड, आप सबको भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा हमारे यहाँ एक पासपोर्ट कार्यालय था, जो इससे पहले मेरे जो चुनाव जीता उससे पहले वो कार्यालय जोधपुर चला गया था। मैंने बार लोकसभा में 0 आवर में प्रश्न क्वेश्चन जो स्टार और अनस्टार क्वेश्चन के माध्यम से, नियम 377 के माध्यम से, याचिका के माध्यम से मैंने उस बात को उठाया। और 1 जून 2015 को जब माननीय सुषमा जी हमारे यहाँ 1 साल की उपलब्धि के बारे में जब यहाँ बताने के लिए दौरे पे आई थी, तो उन्होंने घोषणा करी थी, और आपने देखा होगा हमारा पासपोर्ट कार्यालय बन के तैयार हो गया है। बहुत ही जल्दी इसी आने वाले महीने में जी वो पासपोर्ट कार्यालय बन के तैयार हो गया है। हमको वहाँ जोधपुर नहीं जाना पड़ेगा। बहुत जरूरी बात है। जी, आपने सुरेश प्रभु जी से क्या किया और हरिद्वार वाली ट्रेन क्या उदयपुर से स्टार्ट कराने की तिथि की घोषणा वो चालू हो जाएगी आने वाले जी। उसके बाद में सावरलाल जी जाट ने वापस उसमें बीच में डंडा लगा दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, क्या हो सही बात है? नहीं, हमारे पास रिपोर्ट है भाई, उसके चलाया, मेरे पास तो कागज है। अभी आप हाल ही में दिल्ली गए थे, पार्षदों और परिवारों को लेके गए थे साथ में। नहीं, मैं पार्षदों को पत्रकारों को लेके थे, क्या उद्देश्य क्या था सर? मेरा पार्षदों के परिवारों को और पत्रकारों को ले जाने का कोई उद्देश्य ना, मेरे पार्षदों को ले जाने का उद्देश्य था। 91 लोग थे करीब। वो अब वहाँ कोई सम्मिलित हो गया, दिल्ली का रहने वाला। पार्षद रह चुकी है, एक सरकारी कर्मचारी भी थी। नहीं, ऐसा कोई नहीं था। जो कोई अगर वहाँ शामिल हो गया आज आपको उस प्रधानमंत्री जी की योजनाएं बतानी है, तो सब करीब 50 पत्रकार याद आ गए जी। जिस दिन तब जाना था तब अब आपको तो मैंने निवेदन किया, आमंत्रित किया है ना सर। आप उनको भी आपने आमंत्रित किया था। नहीं, मैंने किसी को आमंत्रित नहीं किया। महापौर जी मना कर
उन्होंने किसी का वैसे मैंने ही नहीं किया भैया, मैं भी नाम मना कर रहा हूँ, मैंने किसी को आमंत्रित नहीं 91 लोगों का है सर किया। वो तो अब वो आके जुड़ गए, उसका मैं कुछ क्या कुछ कर सकता हूँ, ये बता उद्देश्य क्या होगा? है? नहीं नहीं, अब कोई योजना होगी तो आपको जरूर बता देंगे। हाईकोर्ट बेंच को लेकर क्या कह रहे हैं? हाईकोर्ट बेंच को लेके मैंने परसों ही मेरे शुक्रवार को मेरा 0 आवर लगा था, गुरुवार को, पिछले गुरुवार को मेरा 0 आवर लगा था, और माननीय विधि मंत्री जी ने मुझे लिखित में आश्वासन दिया है कि राजस्थान सरकार उसको वहाँ का यहाँ का जो प्रस्ताव लिख के भेजेगी तो हाईकोर्ट बेंच खोलेगी। राजस्थान सरकार कई बार लिख के भेजी नहीं भेजा है अभी तक सर, अभी तक राजस्थान सरकार ने भेजा नहीं है। अगर वो जब भेजेंगे, हम लोग भी दबाव बना रहे हैं कि हम राज्य सरकार नहीं भेज रही, इसके लिए तो राज्य सरकार पहुंची है भाजपा की। हम उनको निवेदन कर रहे हैं सर कि यहाँ से प्रस्ताव बना के अटॉर्नी जनरल को कह के, और यहाँ का राजस्थान से प्रस्ताव बना के शेड्यूल 5 में ये व्यवस्था है कि हार्ड कोड बेंच की स्थापना की जा सकती है। सर ये पासपोर्ट बन के तैयार है, सीएम साहब टाइम भी दे देते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी हमारे सदन चल रहा है आज तक। मैं तो मेरा आज एग्ज़ाम था इसलिए आ गया, बाकी आज तक सदन है बजट का सेकंड फेज का, तो आज के बाद फिर कार्यक्रम बनेगा निश्चित, जल्दी से जल्दी बनने वाला। मेरा इतना हाईकोर्ट बेंच को लेकर आपने राजस्थान सरकार नहीं लिखी थी। नहीं, नगर के राजस्थान- गृह मंत्री, नगर के विधायक, प्रदेश के गृह मंत्री हैं जी। तो फिर आप जनता को गुमराह क्यों कर रहे हो? बराबर के हम हाईकोर्ट के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नहीं, हम आप संघर्ष कर रहे हैं। हर बार अपने चुनावी एजेंडे में इसको क्यों डालते हो? हम तो हर जब- बार आप खाली एक ही बात बढ़ाते हो। जब मुख्यमंत्री तक नहीं बनेगा तब तक संघर्ष करेंगे इसके लिए, बन जाएगा उसके बाद हमारा संघर्ष खत्म हो जाएगा। आपके आने के बाद एक भी ट्रेन नहीं चली है। अभी चलेगी सर, बहुत जल्दी चलेगी। हमने ब्रॉड गेज में काफ़ी बड़ा बजट लाए हैं, और आपको 2018 में इस ब्रॉड गेज का इस पर लाइन कंप्लीट होके इस पर ट्रेन चलनी शुरू हो जाएगी। सर मेरा प्रश्न एक अजीब सा है। जी बताएं। क्या कि ये आयड नदी है, जी जी। हम पिछले 15-20 सालों से सब नेता कह रहे हैं वेनिस बनाएंगे, तो अभी तक यहाँ के लोगों को ये भी पता नहीं कि इसकी आयड की एक्चुअल चौड़ाई है कितनी। मैं चाहता हूँ कि ऐसा जैसे रामनिवास मेहता जैसा एक अधिकारी है, ऐसे आदमी को एक प्रोजेक्ट सौंप दिया जाए, तो आप बताएं कब होगा ये पूरा? नहीं, इसके लिए DPR बन चुकी है, और बहुत ही जल्दी हमको स्मार्ट सिटी में और अमृत योजना में आयड का काम करने के लिए जी नहीं, अभी काम चालू होने वाला है। अभी पैसा, अभी तक तो पैसा सेंक्शन नहीं हुआ था, अब पहली बार इसका 135 करोड़ रुपये सेंक्शन हुए हैं, जो अभी आयड नदी के उस काम में लगेगा। नहीं, किसी ऐसे IAS अधिकारी को लगा दो इसी प्रोजेक्ट पे फिक्स, नहीं, वो नगर निगम का कोई आयुक्त नहीं देखे, UIT का नहीं देखे, एक अलग डिपार्टमेंट ही बना दो उसके ऊपर। नहीं, इसके लिए स्मार्ट सिटी में जो अधिकारी लगे हैं उस काम को वो देखेंगे। या प्रधानमंत्री जी ने कहा है जी कि सर, बहुत जल्दी इसका लोकार्पण हो जाएगा, यानी कि मैं समझता हूँ कि इस महीने के अंत तक या मई के फर्स्ट वीक में इसका हो जाएगा। अभी हम लोग सुषमा जी से और जनरल VK सिंह जी से मिल के आए हैं, उन्होंने कहा है कि हम 17 ये जो 12 तारीख आज समाप्त है सेकंड फेज का, तो उसके बाद वो बना लेगा। सर इसका मतलब ये भी माना जाए कि हाईकोर्ट बेंच सरकार नहीं चाहती कि उदयपुर में बने, राजस्थान सरकार नहीं चाहती। अब इसके लिए तो मैं, लेकिन सरकार चाहेगी जब भी तो बनेगा, हम प्रयासरत हैं, ज़रूर बनेगा। इसमें आप अपने जो उम्मीद है उसको बनाए रखें, उम्मीद को ख़त्म एक सर मैं आप सबके जानकारी में लाना चाहता आपसे सबसे बड़ा निवेदन ये है, आज के बाद आप कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें हाँ। तो लेक सिटी प्रेस क्लब सूचना केंद्र के सामने वहीं करें। इस भीषण गर्मी में इतना दूर आना सभी के लिए पॉसिबल नहीं रहता। आप सबसे सुविधा है तो वहीं पे पधारें और वहीं से अपनी बात करें। ठीक है सर, हम आपके सुझाव को बिल्कुल मानेंगे, ध्यान रखेंगे। एक सर आप सबके जानकारी के लिए मैं बहुत, अभी भारत सरकार ने 2 दिन पहले ही अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया है,
ये पिछले 20-25 सालों से इसका पूरे देश में इसका आंदोलन होते रहे। कई मंडल आयोग बना, काका कालेलकर आयोग बना और बहुत ही इसका संघर्ष लंबा चला। उसके बाद अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक काम किया है, जिसमें सभी पार्टियों ने सर्वसम्मति से पिछड़ा आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया और सर्वसम्मति से उसको पास किया गया है। सर, पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन कब तक बता रहे हैं संभावना? इस महीने के लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक में। फिर अंत या मई हाँ के फर्स्ट वीक। सर मेरा एक सवाल है जी। उसमें आपकी राय भी जानना चाहता हूँ मैं। अभी आपको पता ही होगा कानून में सुनिए सर। हाँ जी। कानून में तहसील बनाने के लिए इतना बड़ा संघर्ष चल रहा है, लोगों ने उदयपुर में आकर के इतना ज्ञापन भी दिया, धरना प्रदर्शन रोज कर रहे हैं। आपकी क्या राय, कानून तहसील बन सकती है? बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए? तो कोई जनप्रतिनिधि वहाँ जाकर के कोई कभी बातचीत नहीं करा है लोगों को, रोजाना वहाँ धरना प्रदर्शन, जबकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। आपकी तरफ से वो तो सरकार ने जो तहसील बनाई है, नहीं वहाँ बन सकती है या नहीं बन सकती? वो तो अभी अब सरकार देखेगी, लेकिन अभी मुझे उसके पूरा अभी, क्योंकि मैं संसद से आज ही आया हूँ और मुझे पूरा उसके बारे में नोटिस नहीं है और मेरे संसदीय क्षेत्र में भी नहीं है। ये जिला तो उदयपुर ही है। जिला तो उदयपुर है, लेकिन मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है इसलिए, और मैं आए हुआ आज ही हूँ, तो मुझे पूरा उसके फैक्ट के बारे में जानकारी नहीं है। तो आपने अलग कर रहे हैं इस मामले में? नहीं ऐसा नहीं है। मेरा क्षेत्र नहीं इसलिए। अच्छा, ये सवाल बताइए जी। आवास सबको मकान मिलना चाहिए। जी जी उदयपुर के 102 पत्रकारों का मामला यूनिटी में चल रहा है जी। उनको कब मिलेगा, मकान मिलेगा? ये बता दीजिए। नहीं, मैं वैसे आप सब लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि वास्तविक ये जो पत्रकारों का आवास का मामला है, मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा, यूआईटी के पदाधिकारियों अधिकारियों से बात करूँगा और मेरा अपना निजी मत भी है। जिस तरह से आज जिस ऑफिस में आप बैठे हुए हैं, ये विधायक जब बने थे तो विधायक की श्रेणी में ये मकान मिला हुआ है। और आपको तो उसी तरह से विधायक भी बनोगे, सांसद भी बनोगे, कल को मेयर भी बनोगे, तो आप तो हर तरफ से लाभ लेते रहोगे सरकार से। नहीं मिलता है ऐसा, सरकार तो बेचारा एक ही ऐसा पद ऐसा पे ऐसा ऐसा सबको लाभ एक बार ही मिलता है। मुझे अगर मकान मिला है तो ये एक मकान मिला है, 2 बार नहीं मिलता है। अलॉटमेंट लेटर मिल चुके हैं लोगों को, 102 लोगों को, लेकिन कब्जा नहीं है। नहीं तो इसके लिए मैं माननीय वसुंधरा जी से, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और इसको संबंधित मंत्री जी जो विभाग के मंत्री है, यूपीएच मंत्री, उनसे बात करके आपका ये जो आवास का मामला है, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको आवास दिला के रहेंगे आप। एक मैं और अंत में ये कहूँगा कि कल हमारी देश की पार्लियामेंट में, संसद में जो हमारे कुलभूषण जाधव का जो पाकिस्तान में जो फांसी की सज़ा का ऐलान हुआ है, उसके बारे में सभी दलों ने, कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल, जितने भी दल हैं, उन सभी दलों के सांसदों ने कड़े शब्दों में संसद में उनकी निंदा की है। और मैं आपके माध्यम से, उदयपुर की समस्त जनता के माध्यम से, आपके माध्यम से भी मैं उस कार्रवाई का, उन्होंने जो सज़ा का जो ऐलान किया, उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ, कड़े शब्दों में उसकी आलोचना करता हूँ और मैं मांग करता हूँ कि आप सबकी तरफ से भी और पूरे देश, पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से कि उसको ज़रूर न्याय मिलेगा और उसके लिए केंद्र सरकार कार्रवाई कर रही है। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक सर, धन्यवाद। मैं सर मेरी समस्या बता रहा हूँ जी। कि खैर सांसद और विधायक जो छोटे अखबार वालों को छोटे अखबार वाले मानते हैं क्योंकि अखबार वाले भास्कर, पत्रिका, प्रातःकाल 8-12 पेज के स्टेट लेवल के पेपर हैं, बड़े बड़े चैनल वाले हैं, बड़े बड़े कैमरा लेके घूम रहे हैं, बहुत सारे जो न्यूज़ भी उनकी आती कि नहीं आती, भगवान जाने, ईश्वर जाने। लेकिन प्रिंट मीडिया एक ऐसा मीडिया है जो छपने के बाद उसे भी पता लगता है कि इसमें चीज़ छपी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद आपको पता है कि नहीं, मेरे छोटे अखबार वाले सब बैठे होंगे, ऊपर एक्सप्रेस वाले, अखबार वाले और जो भी बैठे होंगे, उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है कि छोटे 4 पेज, 6 पेज, 8 पेज वाले अखबार जो 40-45 साल से निकल रहे हैं, उनके ऊपर इतनी सारी इंक्वायरी और वो बैठा रहे हैं, वो करें, तो हमको छोटे अखबार वालों को बंद कर देना चाहिए क्या ये अखबार? कि भाई हमको जिंदा रहने का अधिकार नहीं, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उनको जिंदा रहने का अधिकार है, छोटी मछलियाँ हैं। आज मेरे भी 8-10 का स्टाफ है, उदयपुर एक्सप्रेस में भी या प्रांत टाइम्स में भी है, प्रतिदिन में भी छोटे अखबार में है।
पुकार में भी है, खबर सम्राट में भी है। तो क्या हमको जीने का अधिकार नहीं है सर? मैं सूचना प्रसारण मंत्री और मोदी जी को एक पत्र लिखूंगा जिसकी प्रतिलिपि आपको दूंगा कि हमारे साथ अभी क्या क्या चोट हो रही है। 30 मई को अभी हमको दे दिया है कि साहब आप जो सर्कुलेशन शो कर रहे हो इससे होगा कि ये रेट मिलेगी। आपको नहीं मालूम है, भाई साहब जानते हैं, आपके प्रमोद जी खालिया साहब। और मतलब तकरीबन बंद करने की साजिश हो रही है। 2-3 साल तक अगर हम ये चलते रहे तो हमारी तो न तो, और मोदी जी कहते हैं साहब भ्रष्टाचार मिट गया, लेकिन वहाँ तो पेपर वेट चलता है RNI में, DAP में। वहाँ जो लोग खिला के आ जाते हैं उनके सब काम हो जाते हैं, बाकी किसी का नहीं होता। मेरी औकात नहीं है 5 लाख खिलाने की, तो मैं अपने बंद हो जाऊँगा। मेरा 8 का स्टाफ है, मैं उनको तनख्वाह बराबर देता हूँ, मेरा घर चलाता हूँ, रोजी रोटी चलाता हूँ, ईमानदारी से। मेरे को एक मकान मिला है तो वो है, ऑफिस है और वो है। तो सर मैं, ये मेरी व्यक्तिगत नहीं है, छोटे अखबार वालों की समस्या है जो मैं पुटअप कर रहा हूँ, स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स की। तो इस पे आप सर मैं वैसा तो ये जो हाँ सर जी, बड़े आप जो बताएं। बड़े जो पेपर है वो मजीठिया लागू नहीं कर रहे। एक तरफ तो वो इधर छोटों को मार रहे हैं और उधर पत्रकारों को मार रहे हैं। तो मजीठिया को लेकर भी आप बात कीजिए। इसका मुद्दा लोकसभा में जरूर उठाएं। मैं वैसे तो मेरी दृष्टि में बड़े अखबार वाले और छोटे अखबार वाले मेरे लिए सब बराबर हैं, और मैं बड़ों के साथ साथ छोटों का भी पूरा सम्मान मैं आपके दृष्टिकोण से नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, मैं भी, क्योंकि मुझे जब मैं अभी पार्षदों को लेकर गया तो मेरे पास कई अखबार वालों के टेलीफोन आए, तो मुझे इस बात को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि मैंने पत्रकारों का मैं कोई इनविटेशन नहीं था। कोई अगर दोस्ती में कोई आ गया वो अलग बात थी, लेकिन आज के बाद या जब कभी भी मैं कोई भी कार्यक्रम करूँगा, सार्वजनिक रूप से या सरकारी कोई भी कार्यक्रम करूँगा, मेरे लिए छोटे अखबार वाला ही इतना महत्वपूर्ण है जितना बड़ा अखबार वाला है। इसलिए मैं आपकी पूरी भावना का कद्र करता हूँ, सम्मान करता हूँ, और जो आपको समस्या आ रही है उसकी एक कॉपी मुझे देना। मैं जहाँ भी बात करनी, उचित अधिकारी मंत्री से बात करनी पड़े, RNI वालों से, DBI से, जहाँ भी बात करनी पड़े, मैं स्वयं, और मैं कहता हूँ कि मैं दिल्ली में आपको साथ चल के, राजस्थान के जहाँ कहीं भी चल के बात करनी पड़े तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, और मैं आपके साथ चलूँगा। मैं खुद भी एक अगर मैं आपको, ये घटना मुझे अचानक याद आ गई, जब मैं यहाँ फतेह स्कूल में 10वीं में पढ़ता था तो दीपावली की छुट्टी में मैंने ये जो जितने भी पक्के मकान है वहाँ छुट्टियों में आरास किया है। ये आरास करते हैं ना, 10-15 दिन आरास करके उसका पैसा लेके और दीपावली पे कपड़े लिए हुए। तो मुझे मेरी गरीबी का, लोगों की गरीबी का, और लोगों के बारे में गरीबी क्या होती है मुझे स्वयं को मालूम है। इसलिए मुझे कभी गर्व नहीं है, मुझे गर्व है, मुझे इतना वह उसका बड़े होने का कोई बहुत बड़ा कि मैं सांसद हो गया इसलिए मैं धरती से ऊपर चलूँ, ऐसा मेरा कभी इरादा है नहीं था, न कभी रहेगा। मैं आप सबके साथ, और गरीब आदमी की जो भी जितना भी छोटा से छोटा है अगर मेरे पास आता है तो मैं उसकी सुनवाई करता हूँ, उसको सुनने का प्रयास करता हूँ। आप में से भी कोई भी बात अगर मुझे कभी कहेंगे तो मैं निश्चित रूप से आपकी बात को सुनूंगा, सुनने के बाद उसका क्या कार्रवाई हो सकती है कार्रवाई करने का प्रयास करूंगा, और समाधान करने का भी मैं आपको प्रयास, भरोसा दिलाता हूँ। आप सभी लोग यहाँ पधारे, और उससे पहले कोई मेरे से गलती हो गई, कोई बात हो गई तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सब लोग पधारे, भोजन करें, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हमारे दैनिक भास्कर के अग्रवाल साहब जी, हाँ, तो अपन 2 मिनट सभी शोक सभा पास करेंगे भोजन और उसके बाद भोजन करेंगे। श्रद्धांजलि 2 मिनट के लिए जी। और इसमें क्या क्या काम होने वाले भारतीय जनता पार्टी अखिल भारतीय स्तर पर ठेठ नीचे बूथ तक भारत सरकार के 3 साल की उपलब्धि के बूथ लेवल तक ले जाना, सभी कार्यकर्ताओं को इस भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताना, ये पखवाड़ा मनाने का मूल उद्देश्य है। पासपोर्ट कार्यालय बहुत जल्दी इसका लोकार्पण होने वाला है, अप्रैल के लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक में। हाई कोर्ट बेंच को लेके मैंने
लोकसभा में 0 आवर में अभी हाल ही में पिछले सप्ताह में उठाया था। भारत सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार इसका प्रपोजल भेजेगी तो हम इसको हाईकोर्ट बेंच की स्थापना कर देंगे। सर, एक मुद्दा है, पाकिस्तान में हाल ही में कुलभूषण जाधव नाम से एक भारतीय नागरिक को फांसी की सजा सुनाई है और उस पर कई सारे एलिगेंस लगाए हैं। तो किस तरह की आपकी डिमांड है कम सरकार से और क्या होना चाहिए? इस पर सरकार कार्रवाई कर रही है और जिस तरह से गलत तरीके से ईरान से उसका अपहरण करके पाकिस्तान में ले जाके और उसको फांसी की सजाएं सुनाई है, पूरी संसद ने सब दलों ने एकमत होकर उसकी पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। और भारत सरकार माननीय हमारे सुषमा जी स्वराज विदेश मंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी इसके लिए कड़ी कार्रवाई में लगे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से इसका सार्थक परिणाम मिलेगा। पाकिस्तान की एक बार दोबारा इस तरह की हरकत सामने आई। आपने देखा होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक में जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी मुंह की खाई थी, अगर ऐसा ही हरकत करता रहेगा तो पाकिस्तान को उसका भुगतना पड़ेगा।